यदि ये सभी मकान दुकान अवैध थे और इन्हें तोड़ना था तो आज तक ये आर्य प्रशासन कहां सो रहा था। मला मरायचा दिवस आलेला आहे, सर्व आमचा नाश करून टाकलेला आहे, रस्त्यावर झोपायचे पाले आलेले आहे। अभी भी तुम कुछ करोगे तो हम उठा के तुम लोग को जेल डाल देंगे। हम पूछते हैं तो बोले हम बस तोड़ दिया हमने, हमारी मर्जी। बस सीओ क्या बोलते हैं, चल निकल यहाँ से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ अवैध निर्माण की एक लंबी फहरिस्त है। अवैध निर्माणकारियों पर तोड़ा कार्रवाई वक्त की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन अवैध निर्माणों की तामीर लिखने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। आज हम एक ऐसे इलाके में आए हैं जिसे मुंबई का फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के आर्य कॉलोनी की, जहाँ 14 जून को जो कुछ भी हुआ वह उसके बाद से यहाँ जो मंजर है इस वक्त हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ दिनों पहले पर कि इंसानी बस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ यहाँ जो दिख रहा है केवल अतिक्रमण का ढेर बचा है, टूटे फूटे ईंटें दीवार पत्थर बचे हैं। ये आपको बता दें कि आर्य कॉलोनी का मयूर नगर इलाका है, जहाँ 14 जून के दिन आर्य प्रशासन की तरफ से एक तोड़क कार्रवाई की गई और इसी तरीके से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको अतिक्रमण का ढेर नज़र आएगा। यहाँ प्रशासन के बुलडोज़र ने करीब 300 जो मकान हैं, दुकान हैं, उन सभी को ध्वस्त कर दिया है और हालात किस तरह ख़राब है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर। वैसे तोड़क कार्रवाई करना, अवैध निर्माण को गिराना तो जायज़ नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से आर्य प्रशासन ने कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में आ गई है। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि मानसून दस्तक देने वाला है और ऐसे में जब यहाँ बरसात होगी तो हालात कितने ख़राब होंगे इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। जब बरसात होगी उसके बाद यहाँ जो हालात निर्माण होंगे उसके बाद यहाँ रहने वालों के उन पर क्या असर पड़ेगा, वो किस तरीके से परेशानियों का सामना करेंगे इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम आपके कैमरे में ये उन लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कुछ दिनों पहले तक यहाँ रह रहे थे, लेकिन आर्य प्रशासन की एक तोड़क कार्रवाई ने इन्हें सड़क पर लाने पर मजबूर कर दिया है और हालात ये हैं कि ये दर बदर भटकने को मजबूर है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिसको आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये यहाँ रहते हैं, इनका रोजी रोजगार यहीं चलता है, सालों से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, लेकिन आर्य प्रशासन की एक कार्रवाई ने हालात ये कर दिए हैं कि इनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, मानसून दस्तक दे रहा है। ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ही है कि किसी तरीके से अपने सिर के लिए छत बनाई जा सके। हालांकि इन्होंने उसके लिए भी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक आर्य प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से किसी भी तरह की मदद दी गई है ताकि ये आने वाले समय में अपने लिए छत बना सकें। इसके अलावा आर्य प्रशासन की जो कार्रवाई है उस सवालों के घेरों में इसलिए है क्योंकि जो एक नियम है, GR है महाराष्ट्र सरकार का, उसके मुताबिक मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की तोड़क कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर आर्य प्रशासन ने इस कार्रवाई को अभी क्यों अंजाम दिया, मानसून के ठीक पहले इस कार्रवाई को क्यों की गई, और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये सभी मकान दुकान अवैध थे और इन्हें तोड़ना था तो आज तक ये आर्य प्रशासन कहाँ सो रहा था। इसके अलावा यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चलिए बातचीत करते हैं और इस पूरी पटकथा को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तोड़क कार्रवाई के पीछे क्या वजह थी, किन चीज़ों को लेकर के प्रशासन इतना उतावला दिखा कि उन्हें ना तो मानसून देखा और ना ही किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ दिखी और सीधे इनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। सबसे पहले मैम आपका नाम? निशा मलिक। निशा जी, मुझे बताइए कि 14 जून को यहाँ क्या हुआ था? 14 जून को ये लोग आने के बाद इन्होंने डायरेक्ट बुलडोजर चला दिया। जो घर दुकान मकान जो था सब तहस नहस करते चले गए। ये नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कैसा है क्या नहीं, बस तोड़ते चले गए। किसी से ना कोई पेपर देखा, किसी से ना कोई ID पूछी किसी की, ना किसी का कोई लाइसेंस देखा कि किसी के पास लाइसेंस है या किसी के पास लाइट बिल है या क्या है, कुछ नहीं पूछा किसी से, बस डायरेक्ट तोड़ते चले गए।
ये समझ में नहीं आ रहा रीज़न क्या है तोड़ने का। हमें ना ये रीज़न बताया कि क्यों तोड़ रहे हैं हम। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये तोड़ने का कारण। हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा। हम पूछते हैं तो बोले हम बस तोड़ दिया हमने, हमारी मर्जी। ये भी नहीं बताया कि किसने ऑर्डर दिया था और क्यों ऑर्डर दिया था। हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। हम 95 के प्रूफ हैं यहाँ पे, हमारे पास हर चीज़ है 95 का। आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं। हमारे पास लाइसेंस है, हम GST भरते हैं, हम सब भरते हैं, हमारे पास फोटो पास है, सब कुछ है। लेकिन हमारे पास ये घर नहीं बचे अब। बस ID है लेकिन घर नहीं है। क्या करें समझ में नहीं आता। लगभग कितने मकान हैं जिन्हें तोड़ा गया है? कम से कम 300 मकान तो हैं, दुकान मकान मिला के 70 से 72 तोड़ दिए गए हैं और 300 लोग रहवासी हैं यहाँ पे कम से कम। कुल मिलाकर 70 से 72 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान तोड़े गए हैं और इसके बाद से करीब 100 से 150 200 लोग अब सड़क पर आ गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। हालांकि आपको बता दें कि आरे की ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है या किसी भी तरीके की खरीदी या बिक्री नहीं होती है, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइट बिल है, इसके बावजूद भी उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। आपका नाम? इशरत खातून। इशरत जी, मुझे बताइए कि क्या हुआ था और अब आगे अब किस तरह के हालात हैं आपके सामने? क्या हालात है देख रहे हैं ना, सब तोड़ दिए पवार। वो मेरा आदमी बोले जे साहब यदि देखिए मेरा जूना है तो बोलते हैं कि नहीं CO के पास लेके जाओ, CO से देख लो। तो अभी क्या बोलेगा, डायरेक्ट लिया के बुलडोजर चला दिए। अभी कुछ बोलने के भी नहीं होता है। आप लोगों को अपना सामान और जो सारी चीज़ें निकालने का समय मिला था? नहीं मिला, सब उसी में गया है। जो ये तोड़क कार्रवाई हुई थी उसके पहले किसी तरीके की सूचना या आपको आपके घरों में नोटिस आई थी? नहीं, नोटिस नहीं आई थी। सामने 8 तारीख को वोट लगा के गया। वोट लगाने के क्या बोला कि अब इसमें प्रशासन ने कोई सही नहीं किया है। आर्य प्रशासन को कोई चीज़ कुछ है नहीं। हमको कैसा मालूम कि आर्य प्रशासन ही ने ये वोट लगाया। हमने क्या सोचा कोई मजाक ने आके कर दिया होगा। उस पर कोई सही होता आर्य प्रशासन का, या तो सिक्का होता, या तो DM BM का, विकास मंत्री का, या CO को कोई सिक्का होता तो हमें मानते कि नहीं ये सही है। और नियम क्या बनता है, जितनी दुकानें हैं उनको चाहे लीगल है न लीगल है, उनको कम से कम लिया के वोट देना, हाथों हाथ नोटिस देना चाहिए। नोटिस दिए होते तो हम लोग कुछ आगे का कार्रवाई करते, चाहे CO के भेजा जाए, मंत्री के पास जाते, किसी के पास तो हम लोग भाग दौड़ करते या कोर्ट जाते, कुछ भी करते। वो कुछ नहीं किए। 8 को लगाए, बोले 10 को मैं तोड़ दूंगा। 10 को नहीं आए तो हम लोग सोचा कोई मजाक किया है। अब हमारे दिल में आएगा ना, 10 को लगा के आप नहीं आए, 12 को नहीं आए, हम लोग बोला कोई मजाक किया होगा। ये प्रशासन का तो नियम नहीं है। अब वोट चाहिए तो आप वोट चेक कर लीजिए। अब आए, अब पुलिस वाले पहले आए, बोले कोई सामान नहीं निकाल सकता है। किसी बहन बेटी को उठा के धक्के में भर दिए, 20-25 औरतों को उठा के भर दिए। अब ये कोई तरीका है? लेके जाके बंद करने के बाद क्या बोलते हैं कि अब हम 7 बजे छोड़ेंगे और कोई सुनवाई नहीं। अब ये देखिए हमारे पास लाइट बिल है, ID है और इनकम टैक्स भरा हुआ है, लाइसेंस है, फ्रूट लाइसेंस है और गुमबस्ता लाइसेंस है, GST है। अब क्या क्या दिखाऊं आपको? ये ऐसा नहीं है। ये 2000 पहले का लाइट बिल है, ये जूना लाइट बिल है, नया नहीं दिखा रहा हूँ, नाम का लाइट बिल है, कोई ऐसा नहीं है। अब बताइए कि हम लोग क्या कर सके? अब मेडिकल का क्या कसूर है? हर साल में जो लोग कोरोना टाइम में 24 घंटा मेडिकल चालू रखने का हुआ, उसको तक प्रशासन ने बोला कि तुम बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, तुम्हारा कोई भरपाई नहीं दिया जाएगा। ये 5 तारीख को पवार ने आके, कर्मचारी ने, वो चाहिए तो हम उसका वीडियो बना के रखें, वो भी दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम मुँह से वीडियो चाहिए तो वीडियो बता देंगे। अब भाजी वाले हैं, फूल वाले हैं, मच्छी वाले हैं, राशन वाले हैं, इनको दूध की दुकानें के क्या किया गया है? दूध बच्चे को ज़रूरत होगा तो कहाँ जाएंगे? अभी इसमें कोई अब बुढ़ी है, माँ बहनें हैं और किसी को डिलीवरी है। अब मेडिकल बंद हो गया, दवाखाना 3-3 तोड़ दिया, 3-3 मेडिकल तोड़ दिया, हम लोग किधर जाएंगे बताइए ना? अब शमशान बनाने के बाद, अब किसी के जाने के बाद किधर बोलता है अभी भी तुम कुछ करोगे तो हम उठा के तुम लोग को जेल डाल देंगे। तब बताइए क्या, कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करें? ये तो आप देखिए ना, आप देख रहे हैं, आपको पढ़ना है तो देखिए लाइट बिल है, ये GST है, राशन कार्ड है, ये फोटो पास है, फोटो पास नहीं है, ये सब पूरा लाइसेंस है, ये ID है, रिटर्न फाइल है। ये नया नहीं है, सब जूना है। ये 2011 का, इसके पास उनको 23 तक का चाहिए, 24 तक का दिए। हमने भी गवर्नमेंट को, भाजी पाला वाला कोई भरता नहीं है,
क्यों भरा गया कि भाई गवर्नमेंट को हमारे कुछ चाहिए, हमने 5,000 7,000 रुपया क्यों साल का देते हैं, इसके लिए तो देते हैं। अब ये देखिए रोड का ज़मीन का पावती है, देख रहे हैं, ये जहाँ आप दुकान लगाती है वहाँ के? हाँ यहाँ का है। अब बताइए हम लोग के साथ इतना अन्याय किया गया तो कैसे हम लोग चुप बैठेंगे। अभी कोई प्रशासन आके हमको आप आए, आपके पास यहाँ सिक्का नहीं लगा है तो हम कैसे मालूम कि आप मीडिया वाले हैं, हमको मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा। आप आए, आपके पास प्रूफ है, तब तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना। अब आपको नहीं मालूम है तो हम तो आपको बोलेंगे ना ये तो चोर है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब हर आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब कोई को पढ़ा लिखा तो नहीं है, वहाँ जाके देखेगा उस पर प्रशासन का नाम लिखा है तो ये होगा नहीं प्रशासन ने लगाया है। प्रशासन का कोई बोर्ड है, आप निकाल के देखिए। अब इतना बेघर, बारिश का मौसम है, हम कहाँ जाएं? कोई हमारा साथ देने को, जाने के बाद सीओ क्या बोलते हैं, चल निकल यहाँ से। मयूर नगर वाले किसी को कुछ नहीं चाहिए, सीधा भगाता है, बोलता है चल हमारा जगह हमने खा लिया। अरे हमारा जगह है तो इतना साल तुम कहाँ था, इतना साल तुम कहाँ था? अब ये पवार ने आया है, किसी से पैसा लेके घर बनवाता है, फिर जाके तोड़ता है। तुम्हारे वाइकर ने, जो वाइकर साहब ने आया तो फौरन बोल दिया कि तोड़ दो, तो वाइकर साहब ने ये नहीं बोला कि भाई का नाम है तुम इसको पहले नोटिस दो, बोलना चाहिए ना। अभी ये बना कैसा, ये दुकानें सब बनी कैसे? प्रशासन थी ना, उसी टाइम रोक दिया होता, भाई ये हमने नहीं बनने देंगे। ठीक है, घर तुम बोले कि घर है तो घर को भी कैसा तोड़ा? उनको बोलो भाई तुम्हारे ये दुकानें शटर निकाल लो, हम तुमको रहने के लिए दिया है, हम दुकान करने हैं, तो भी तो हमारे दिल में तसल्ली होता कि भाई ये दुकान के लिए नहीं है, घर के लिए, तो हम अपना घर समझ के तो रोक लेते, दुकान हटा देते शटर, भाई हम लोग दुकान नहीं करेंगे, हम तो रहने के लिए, तो हमारे बाल बच्चों को तो चाहिए। अब कहाँ जाएंगे हम, बताइए, आप बताइए कि हम कहाँ जाएं? अब ये 60-62 साल की उम्र में हमको कौन नौकरी देगा? वो देगा? अब हमारा बच्चा नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? भीख मांगे उनके सामने? भीख मांगा जाए? आप बताइए, भीख मांगने को हो तो मैं भीख मांगू? आज 61 साल मेरा उम्र हो गया, क्या किया जाए? इसका कोई ये सुनवाई है? आए पूरी जनता का, ये देखिए मेडिकल वाले, इनसे पूछिए। अब आप बताएंगे मेडिकल का है। आपका नाम क्या है? मोहनलाल पाटीदार। क्या हुआ था आपकी दुकान? केमिस्ट का शॉप है, मैं केमिस्ट इधर 11 साल से चला रहा हूँ, इसी जगह पे, सेम जगह पे। और कोरोना में हमने डे नाइट चलाया, पर अभी ऐसा तकलीफ आ गया कि मेडिकल तोड़ दिया, तो किसी को सर दर्द का दवाई चाहिए यहाँ से गोरेगांव जाना पड़ेगा, यहाँ से 5 किलोमीटर है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, ऐसा हालत है इधर। ना डॉक्टर है, डॉक्टर का भी क्लिनिक था वो भी तोड़ दिया, और 3 मेडिकल थे, तीनों मेडिकल स्टोर तोड़ दिया इधर। मतलब इधर अभी कुछ भी, किसी को सर दर्द हुआ 2 रुपये का दवाई लेने के लिए गोरेगांव जाएगा, 10 रुपये खर्चा करके, 10 रुपये आने का, 20 रुपये खर्चा हो जाएगा, उसको क्या है इधर कुछ भी। यहाँ पे कम से कम लोग रहते हैं, उनके लिए तो सुविधा रहनी चाहिए। और क्लिनिक ऐसा नहीं था कि अनलीगल था, फोटो पास रूम है, सब कुछ है, फोटो पास के साथ है, फिर भी उन लोग ने तोड़ दिया। उन लोग ने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उन लोग ने बोला डॉक्यूमेंट हम लोग बाद में वेरीफाई कर, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को खाली करने का टाइम दिया, उन लोग ने खाली करने का टाइम भी नहीं दिया, सामान के साथ तोड़ दिया उन लोग ने। अच्छा, आपसे एक तकनीकी दिक पे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने जब दुकान शुरू की होगी तो किस आधार पर लाइसेंस मिला था, या क्या क्या नियम थे, उन नियमों के तहत आप लोगों ने काम किया था? कैसे? बिल्कुल नियम के तरह ही हमने काम किया, एग्रीमेंट लगा, एग्रीमेंट दिया हमने, फ़ोटो पास लगा, फ़ोटो पास दिया हमने, लाइट बिल था, लाइट बिल दिया, जगह का जो भी नाप रहता है वो नाप दिया। 110 स्क्वायर फीट चाहिए, जबकि 210 स्क्वायर फीट का जगह था। ऐसा हम लोग ने पूरा प्रूफ ली, और अपना गुमास्ता लाइसेंस है, आधार उद्यम है, सब कुछ लेके बनाया था। अगर अनलीगल होता तो ये सब चीज़ें नहीं बनती थी इधर। हमारा कहने का ये है कि अनलीगल है तो आप प्रूफ करके दे दो कि तुम्हारा भाई अनलीगल है, तुम इधर से निकल जाओ, तो हम लोग चले जाते थे। पर ये बिना बताए कुछ भी, खाली एक सार्वजनिक बोर्ड लगा दिया, सार्वजनिक बोर्ड में भी ना तो कोई ऑफिसर का सिग्नेचर है, ना कुछ नहीं, ऐसे ही बोर्ड लगा दिया। और हम लोग वो ऐसे मुँह ज़बानी आके बोल के गए कि हम तुम्हारा दुकान तोड़ देगा, तुम खाली कर देने का 4 दिन के अंदर। तो हम लोग इसका ना तो लिखित दिया, हम लोग कैसे मान लेगा? किसी का झगड़ा होगा तो भी आके बोल देगा कि भाई तुम्हारा दुकान तुम तोड़ देगा, ये कर देगा, वही बात हो गई और कुछ नहीं। जो आरोप है वो बेहद गंभीर है आर्य प्रशासन पर। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास सारे नियम कायदे उन्होंने पालन किए हैं, सारे दस्तावेज हैं उनके पास, अभी वो स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। कुल मिला के जो आरोप हैं वो गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ना तो इस तोड़क कार्रवाई में न सिर्फ नियमों की अनदेखी की गई, बल्कि मानवता और इंसानियत को भी कुचला गया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हम इस कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखेंगे।
कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मुंबई के फेफड़ा कहे जाने वाले आर्य कॉलोनी के मयूर नगर इलाके में स्थित है, जहां 14 जून को हुई तोड़क कार्रवाई के बाद बेबसी, मजबूरी और लाचारी का ही मंजर नज़र आ रहा है। हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं। इनके भी घरों में जो आर्य प्रशासन का वो बुलडोज़र चला है, उसके बाद इनके किस तरह के हालात हैं, पिछले 6 दिन से जितनी तकलीफ़ों का इन्होंने सामना किया है, ये खुद बयां करेंगी। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नियमों की अनदेखी और तकलीफ़ों का जो दौर है वो किस तरह का रहा है। आपका नाम? भीमी सुकर खरपड़े। ये बताइए कि यहाँ क्या आपके यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और अभी आप लोग के हालात कैसे हैं? वो आया वो दिन, वो बुलडोज़र लेके, और कुछ पुरावा था हम लोग के पास, कुछ पुरावा भी नहीं मांगा, कुछ नहीं। पुरावा मागला नाही, काय नाही। ते लोकांनी येऊन आणि पुरा बुलडोजर घरावर लावला। 50-60 वर्षापासून आम्ही राहतो, आमचे आई वडील इथेच वारले आणि आता ते लोक येऊन काय विचारले नाही, काय नाही, आणि पुरा बुलडोजर लावून आणि तोडलं। आणि आता आमच्या घरामध्ये खायला पण वांदे आहे, आम्हाला सरकार राशन देतो, ते खाऊन आम्ही दिवस काढतो, ते पण खायला होत नाही। आम्हाला मरायचा दिवस आलेले आहे, सर्व आमचा नाश करून टाकलेला आहे, रस्त्यावर झोपायचे पाले आलेले आहे। काय ये बोलले ना, काय नाही, येऊन बुलडोजर लावले, हे बायकाला सर्वेला जेलामध्ये नेऊन टाकलेलं आहे आमचे आदिवासी लोकांना। सांग तू, आप लोगों को किसी तरीके की नोटिस दी गई? नाही, काय नाही नोटीस नाही, काय नाही दिला। डायरेक्ट येऊन ते पोलीस लोक येऊन सर्व तोडायलाच लागले, मग तिथं आम्ही काय करू शकत नाही। अच्छा, आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि आदिवासी है आम्ही, यहाँ के जो लीडर हैं, जिनको हम विधायक या सांसद के रूप में जानते हैं, उनसे किसी प्रकार की मदद मिली? नाही, काय नाही, काय नाही भेटला काय आम्हाला, नाही काय पण नाही भेटला, आणि कोण आला पण नाही, बघायला पण नाही कोण आला। मेली काय जिथे आहे कोण नाही, आणि आम्हाला कोणी साथ पण नाही देत। आम्हाला बनवून द्या घरा, जशी होती तसे आम्हाला। पहिले एवढे दिवस काय डेअरीवाला झोपलेले होतं काय, आता येऊन बुलडोजर लावून टाकला, तोडून टाकले सर्व घरं आमची। काय विचारलं नाही, काय नाही आम्हाला। आमची पोरं शिकलेली आहे, आम्ही अडाणी आहे, पण आमची पोरं शिकलेली आहे ना, पोरांना विचारपूस करा, मग बुलडोजर लावा ना घरावर। काय अधिकार आहे काय त्यांचा, जुने पुराणे घरं तोडायला? एवढं येऊन काय असेल तुमचा तर पुरावा मागा, विचारपूस करा, मग खाली करायला लावा। कायच नाही, खाली नाही केला, काय सांगला नाही, आणि पुरा बुलडोजर लावून आणि तोडून टाकले आमचे आदिवासी लोकांची सर्वांची घरं। एवढी पुराणी घरं होती। ये वो आदिवासी समाज है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसे में जब उनके सर से छत छीन ली जाए तो आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उन पर क्या बीतती होगी। आपका नाम? तायरा अंसारी। तायरा जी, आपसे ये जानना था कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद किसी तरीके से आप लोगों ने कहाँ कहाँ मदद के लिए गए, किसी प्रकार की कोई मदद कहीं से मिली? हम लोग मदद के लिए गए, लेकिन अभी कोई मिला भी नहीं है, उस टाइम में कोई आया भी नहीं। हम लोग को कोई पूछने नहीं आया, देखने भी नहीं आया कि खा रहे कि मर रहे। ये शमशान बना दिया हम लोग को। अभी कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा रात में, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, दूध का ज़रूरत पड़ता है, मेडिकल का दवाई का ज़रूरत पड़ता है, डॉक्टर का इधर सब था। वो स्वास्थ्य इंडिया का ट्रस्ट वाले थे, वो लोग भी दवा देते थे। हम लोग कम दाम में दवा लेके हम लोग दवा खा के दिन गुजारते थे। वो भी सब तोड़ ताड़ दिया, सबका दुकानें तोड़ दिया, हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ये जड़ती धूप में हम लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जाननी थी, जैसे कि आप लोग यहाँ हैं पिछले 4-6 लगी इस कार्रवाई को लगभग 6 से 7 दिन हो चुका है। इन 7 दिनों में आपको क्या क्या सामना करना पड़ा? बहुत कुछ है, भूख में, दुख में, हर चीज़ में सामना ही करना पड़ा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को बहुत परेशान है। अच्छा, ये जो स्थानीय प्रशासन है आर्य का, जो सीईओ आए हुए हैं, जिन्होंने एक कार्रवाई का आदेश दिया है, उनसे किसी तरीके की आप लोगों की बातचीत हुई, मदद की? गए थे हम लोग उनसे मदद के लिए, लेकिन बाहर नहीं निकले। ये बोलते हैं इन लोग को पहचानते नहीं, इन लोग को देखते नहीं, इन लोग सुनने का कोई ये नहीं है जो हम लोग का दुख सुने।
आते सीधे बल्डोजर भिरा के गिरा देते हैं। कोई सुनने का कोई ये नहीं है। जो किसी का दुख भरी दर्द भरी कहानी सुने, ये छोटे छोटे बच्चे लेके सब रोड पे खड़े रहो, और रोड पे ही हम लोग खड़े हैं, क्या करेंगे ये जर्जरती धूप में। कुल मिला के जो हालात हैं यहाँ के वो बेहद ख़राब हैं। लोग परेशान हैं, अपने लिए छत तलाश रहे हैं, बारिश सर पर है, और सबसे बड़ा सवाल है कि इनकी आजीविका जो सबसे बड़ा है यहाँ का रोजी रोजगार, चूँकि ये जो इलाका है वो मुंबई शहर के आसपास के जो बड़े बड़े इलाके हैं उनसे दूर है, तो अपना जो रोजी रोजगार है यहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो यहीं से पूरी होती थी, चाहे वो राशन हो, दवाई हो, मेडिकल हो, या फिर सब्जी भाजी की बात हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी आपूर्ति यहीं हो रही थी, यहीं ये लोग रहते हैं, यहीं अपना व्यापार चलाते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, और अपने लिए जो जीवन यापन और आजीविका चलाने की जो बात है वो यहीं से पूरी होती है। लेकिन आर्य प्रशासन की इस कार्रवाई ने उनका सब कुछ उजाड़ दिया है। सवाल सिर्फ मन में एक ही है कि हमें एक जीने का जो अधिकार होता है वो क्यों नहीं मिल रहा है, हमें एक मौका क्यों नहीं दिया गया कि हम अपने लिए कुछ चारा या कुछ रास्ता तलाश सकते। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से भी जिन्होंने कार्रवाई का जब विरोध किया तो उनके साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मियों ने क्या क्या किया है, वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। यहाँ कुछ लेडीज़ हैं। मैम आप बताइए मुझे, उस दिन क्या हुआ था जब आप लोग रोक रहे थे? उस दिन 14 तारीख को मैं घर गए थे, मैं घर से आए, मेरा शिप का गाड़ी चलती है, मेरे 4 बच्चे खाने वाला है, मैं घर से आया, बोरिया बर्तन रखा, घर में गया गिरा दिया। मेरा धंधा चलता तो इससे हम लोग खाते जीते थे, वो भी मेरा सैलून तोड़ पार दिया। मैं कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, हम शिप का गाड़ी चला के बच्चे लोग के पाल रहे हैं। अच्छा, और आपके जो रोजगार, आपके बच्चे, आपके घर में कौन कौन है? मेरे बहू है, लड़का है, मैं है, आदमी है, लड़की है, कहाँ जाएंगे लेके सबको। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं सब लोग? झोपड़ा बचा है छोटा सा, उसी में है हम लोग। आप लोगों ने घर बनाने का फिर से प्रयास किया, इसके लिए आपने मदद मांगी? मदद तो बोला बहुत, हम लोग से कुछ सुनाई नहीं दिया, आया तोड़ ही दिया। हम लोग तो गांव से आया था ना, सुना भी नहीं कुछ, तो क्या करेंगे हम लोग। झटके में आया तोड़ दिया। मैं गांव गए थे, गांव से आज उस दिन तोड़ा सब। कुल मिला के किसी तरीके की कहीं से मदद नहीं मिल रही है। फिलहाल आलम यह है कि इस सड़क पर रहने को मजबूर है। निशा जी, हमें बताइए कि जैसे पिछले 6-7 दिन से जो कुछ भी यहाँ हुआ है, अभी हालात हम देख रहे हैं, अब आगे का किस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं, क्या करना हो, कैसे? हम लोग चाह रहे हैं कि सीए हमारी बात सुन ले। हम लोग सब लोग मिलके जा रहे हैं उसके बाद, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहा, ना हमसे मिलने की कोशिश कर रहा है। हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कोई नेता से मिलने, तो वहाँ भी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम हर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम मंत्रालय भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं कोई सुनवाई हो तो हम लोग हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो कोई भी दरवाज़ा हो, कोई भी नेता हो, हम उसके दर पे जाएंगे, लेकिन हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमें हमारी दुकानें व घर वापस चाहिए, हमें रहने की जगह वापस चाहिए, खाना खर्चा जीने के लिए हमें चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। हमें मरना नहीं है रोड पे खड़े होकर हमारे बच्चों के साथ। आपको बता दें कि आर्य प्रशासन के जो सीईओ हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम बाला साहेब वाकचारे है। उन्हीं के एक आदेश पर इस पूरे इलाके को उजाड़ा गया है, और अब जब उनसे ये लोग बातचीत करने जाते हैं, मदद मांगने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि एक सफाई के तौर पर एक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ जो रह रहे हैं हम पूरी तरह से अवैध, हमारा मकान नहीं था, हमारे पास दस्तावेज हैं, एक बार कृपया आप उन्हें वेरीफाई कर लें, देख लें। लेकिन इनका सीधा आरोप है कि हमें आर्य प्रशासन की जो बिल्डिंग है उसके गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनसे हमने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ना तो वो जवाब दे रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में आर्य के जो सीईओ हैं उन पर भी कई सवाल हैं कि आखिर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की पीछे की वजह क्या थी, और अब अगर आपने कार्रवाई की है तो यहाँ जो इंसान रह रहे हैं उनके लिए आप आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस एरिया के प्रमुख हैं और इस पूरे क्षेत्र का आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप यहाँ मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन यदि ऐसे में आप यहाँ के लोगों को इस तरीके से आवाज़ अनसुनी करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो सवाल आपसे भी होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि हम यहाँ के सीईओ जो बाला साहेब वाकचारे हैं उनसे जल्द ही मुलाकात करेंगे, और इस पूरी जो कार्रवाई है इसको लेकर हम सवाल करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनसे सवाल ये भी होगा कि आखिर इस पूरी कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी क्यों की गई। बहरहाल
हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर कहीं नए इलाके, नई जगह से और जो हमारे मुंबईकर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी नई समस्याओं को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी शुभम मिश्रा को कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।